हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यवसाय अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। और 11th वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों। तो एक बात मैं आपको बता दूं, 11th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं और सब्जेक्ट के, तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए और प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वो वीडियो मिल जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है और वायरल पेपर के चक्कर में आपको रहना भी नहीं है। मैं किसी प्रकार की गलत जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता हूँ, तो आपको मैं सारी सही सही जानकारी दे रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें। और एक बात और समझ लीजिएगा कि मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूं जो आपके सिलेबस के आधार पर है। सारे जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बात ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं पहले सही विकल्प से। प्रबंध का पहला कार्य है। देखिए, बिजनेस स्टडीज़ में मुख्यतः प्रबंध से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। प्रबंध का पहला कार्य क्या है? तो सबसे पहले प्रबंध का कार्य होता है नियोजन। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है हमारा नियोजन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रबंध के सिद्धांत है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो कैसे हैं? स्थैतिक है, कठोर है, गतिशील है या फिर सही है? तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो होते हैं गतिशील। ठीक है, गतिशील इसका करेक्ट आंसर हमारा आएगा। और गतिशील की जगह अगर उन्होंने चलायमान दे दिया ना, चलायमान, तो ये आप चलायमान आंसर में करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है। तो रोजगार कार्यालय जो है ये भर्ती का किस प्रकार का स्रोत होता है? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार: आंतरिक, बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात समझ लीजिए, बाह्य स्रोत है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य नहीं है, ये ओनली बाह्य स्रोत है। इसके बाद में प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। देखो, प्रबंध प्रक्रिया जो होती है उसका अंतिम कार्य आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण हमारा इसमें करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद में दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। देखिए, दीर्घकालीन कोष की यहाँ पर बात की जा रही है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें लाभांश जो होता है, मतलब लाभ का जो अंश होता है ना, ये दीर्घकालीन कोष में शामिल नहीं होता है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा हमारा। इसके बाद में भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? देखिए, भारत की बात की जा रही है, इंडिया की। तो मुद्रा बाजार का जो नियंत्रण है ना, वो आप लोगों को याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और आरबीआई आपको याद रख लेना है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको लिखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण करता है। अब इसके बाद में आप दो रिक्त स्थान देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान देखना है और सारे के सारे रिक्त स्थान आपको अच्छे से हल करने, एक एक उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला जो रिक्त स्थान है, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? श्रमिक लिखेंगे। खाली स्थान में आपको श्रमिक लिखना है। इसके बाद में भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से किया गया? तो भारत में जो नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम थे उसमें आपको 1991 लिखना है। ठीक है, 1991 से आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभिक चरण स्टार्ट हो गया था। और भारापर्ण सदैव कैसे होता है? तो नीचे या अधीनस्थ की ओर किया जाता है। आपको लिखना है इसमें नीचे या अधीनस्थ, नीचे या अधीनस्थ, इस प्रकार से। इसके बाद में पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। देखो, पदोन्नति कैसा स्रोत है? आंतरिक स्रोत है। आपको यहाँ पर याद रख लेना है, पदोन्नति आंतरिक स्रोत होता है भर्ती का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंतरिक स्रोत है। इसके बाद में जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जहाँ पर दीर्घकालीन मतलब ज़्यादा समय के लिए अगर लेन देन होता है तो वो आपका हो जाएगा पूंजी बाजार। ठीक है, पूंजी बाजार इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, के द्वारा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये आएगा वितरण। ठीक है, वितरण के द्वारा उपभोक्ताओं तक उत्पाद को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देख सकते हैं आप, सत्य असत्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती है। बिल्कुल आपको असत्य लिखना है, क्योंकि नीतियां जो है नियमों से भिन्न होती है। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होता है, तो ये इसमें भी असत्य आएगा दोस्तों।
इसके बाद में बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किए जाते हैं, गुणात्मक नहीं दोस्तों, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती है, तो इसमें ये भी असत्य है आप लोगों का, ठीक है। और निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, नहीं, निर्देशन अलग है, पर्यवेक्षण अलग है, ठीक है, तो असत्य आएगा ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। इसके बाद में समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है, तो इसमें आपको यहाँ पर ये लिखना है असत्य, क्योंकि मताधिकार का जो अधिकार है वो होता है, ठीक है। अब लास्ट देखिए, विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये क्या लिखेंगे आप, इसको सत्य लिखेंगे। तो ये जो आप लोगों के लिए जितने भी मैंने प्रश्न बताए इसमें सत्य असत्य, ये इसमें सिर्फ लास्ट वाला ही सही है, बाकी सभी गलत है। अब मैं आपको जोड़ी बता रहा हूँ, जोड़ी आप देख लीजिए और याद करके जाइए पूरी की पूरी जोड़ी अच्छे से, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन बता सकता हूँ, कोई पेपर मेरे घर पे नहीं बना हुआ है कि मैं वायरल पेपर कर दूं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो करना भी नहीं है। ये बिल्कुल भी स्टूडेंट के साथ में गलत होता है कि हम उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी के साथ, किसी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको पूरी सही जानकारी दे रहा हूँ। आईएमपी क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आ सकते हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ यही आएंगे कि 100% ये कि यही है। आपके सिलेबस के आधार पर आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल आप पढ़िए, याद करिए इन्हीं क्वेश्चन आंसरों को, और हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाए, इसलिए। तो चलिए देखते हैं प्रबंध के जनक। देखो सबसे पहले प्रबंध के जनक कौन है, तो इसमें आपको याद रखना है फेयोल, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ दोस्तों, इसमें आपको करेक्ट आंसर फेयोल लिखना है। सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तो इसमें आपको आंतरिक स्रोत, इसके बाद में विकेंद्रीकरण, देखो विकेंद्रीकरण में क्या आएगा, शीघ्र निर्णयन, और इसके बाद में पदोन्नति, जो पदोन्नति है दोस्तों, एक मिनट आप रुकिए थोड़ा सा, यहाँ प्रबंध के जो जनक है वो आपका फेयोल आएंगे। और सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, तो इसमें आप लोगों को याद रख लेना है, सरकारी प्रतिबंधों से जो मुक्ति है उसमें आप लोगों का आएगा उदारीकरण, है ना, उदारीकरण आएगा। और विकेंद्रीकरण जो दे रखा है इसमें शीघ्र निर्णयन आएगा। पदोन्नति जो दे रखा है उसमें आप लोगों का आंतरिक स्रोत इसके सामने वाला ही आएगा। कार्यशील पूंजी, तो जो कार्यशील पूंजी है वो चालू संपत्ति होती है, और पूंजी संरचना या स्थायी पूंजी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर किचड़ भी ना करते हुए आप लोगों को ये उत्तर यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये उत्तर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छे से, स्क्रीनशॉट ये ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों अच्छे से आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा इनमें से ही, ठीक है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाले कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इनको भी आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है आप लोगों का, निर्देश की एक रूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो निर्देश की एक रूपता का जो सिद्धांत है वो हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और इनको बिजनेस के जनक भी बोला जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लीजिए। इसके बाद में नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, तो नियोजन में सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्य बनाए जाते हैं, उसके बाद ही नियोजन किसी प्रकार का हम कर सकते हैं। इसके बाद में शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं, तो यह परिसर या कैंपस भर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर भर्ती कहते हैं, या फिर हम उसको कैंपस भर्ती कहते हैं, दोनों में से एक आप अच्छे से लिख सकते हैं। और इसके बाद में देखिए, इसके बाद में नियोजन में सर्वोत्तम किसका निर्धारण किया जाता है, तो समविच्छेद बिंदु, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, ये आप लोगों को अच्छे से मैं बता दूं, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, उत्पादन का वह बिंदु जहां ना लाभ हो ना हानि हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समविच्छेद बिंदु बोलते हैं। जहाँ पर ना तो हानि होती है, ठीक, और ना लाभ होता है, हानि और लाभ दोनों नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम समविच्छेद बिंदु कहलेंगे, ठीक। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वो होता है अंश पूंजी, अंश पूंजी। अब हम बात करते हैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन की, स्थायी संपत्ति को क्रय मतलब होता है खरीदना। आप सभी को मालूम है क्रय मतलब होता है खरीदना, और विक्रय मतलब होता है बेचना। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही, स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है, तो जो हम अधिक समय तक, जिसको हम अधिक समय तक इकट्ठा करके रखें तो वो दीर्घकालीन पूंजी होती है, ठीक है। अब जो दीर्घकालीन जो पूंजी होती है उसी से हम किसी भी प्रकार की स्थायी संपत्ति को क्या करते हैं, स्थायी संपत्ति को हम खरीद सकते हैं, ठीक है।
तो ये करेक्ट आंसर इसका हम क्या करेंगे, दीर्घकालीन पूंजी। दीर्घकालीन पूंजी ये इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आप बिल्कुल इनको पढ़ के जाइए। हो सकता है कि इनमें से आपकी वार्षिक जो परीक्षा है उसमें कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक, धन्यवाद।